गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। जैसे कि हम जानते हैं लास्ट वाली क्लास में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की, और चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा तकरीबन पूरा हो चुका था। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है ह्यूमन सिस्टम्स। ह्यूमन सिस्टम्स जिसको अपन हिंदी में कहते हैं मानव तंत्र। मानव तंत्र कहते हैं, मानव तंत्र। देखिएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं लेसन नंबर 1 के जो टॉपिक्स हैं अपन ने डिस्कस कंप्लीट कर लिए थे, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको सेंड करनी स्टार्ट कर दी है। उस पीडीएफ को आपको एक नई नोटबुक बना के उसमें आपको राइट डाउन करना है, यानी सारे जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं उन सभी को आप अपनी नोटबुक या कॉपी के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे अपने जो डाउट्स हैं वाया व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, और मैं आपके जो जितने भी आपके जो डाउट्स होंगे उनका सॉल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन की, चैप्टर की प्रस्तावना की, कि चैप्टर का एक मैसेज जो है वो क्या है हमारे लिए। देखिएगा, हम लोग सभी जानते हैं कुछ सजीव एक कोशिकीय होते हैं जिनको अपन कहते हैं यूनिसेलुलर, तो कुछ सजीव बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जो सजीव होते हैं, सिंपल एग्जांपल की आप बात करें तो हम कहते हैं अमीबा। अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सभी आपके एक कोशिकीय सजीवों की श्रेणी में आते हैं। तो एक कोशिकीय सजीव में केवल एक कोशिका ही पाई जाती है। कोशिका है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका झिल्ली वहां पाई जाती है। लेकिन एक कोशिकीय सजीवों में भी श्वसन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, वहाँ पोषण की क्रिया भी होगी, जनन की प्रक्रिया भी होगी। तो क्या ये सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल हाँ। यानी एक कोशिकीय सजीवों में समस्त जो कार्य हैं एक ही कोशिका द्वारा संपादित किए जाते हैं, क्योंकि वो जो एक कोशिका है वो अपने आप में विशिष्ट होती है। और साथ ही साथ देखिए क्या होता है, एक कोशिकीय सजीवों की जो कोशिका झिल्ली होती है, सबसे बाहर की ये जो झिल्ली आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये भी अनेक प्रकार की क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हम बात करें श्वसन की क्रिया के लिए, हम बात करें उत्सर्जन की क्रिया के लिए, हम बात करें अगर पोषण की क्रिया के लिए, तो उन सभी क्रियाओं में जो कोशिका झिल्ली है वो चयनात्मक झिल्ली की तरह काम करती है। चयनात्मक झिल्ली का मतलब है जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उन पदार्थों को तो कोशिका के अंदर ले लिया जाता है। इसमें एक विधि काम करती है, विधि को अपन कहते हैं विसरण। और विसरण जैसा कि आप जानते हो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा कोशिका झिल्ली के माध्यम से। पदार्थ जिनकी आवश्यकता है वो कोशिका में प्रवेश करेंगे। कहाँ से प्रवेश करेंगे? उस सजीव के परिवेश से, सजीव के आवास से प्रवेश करेंगे जिस आवास में वो सजीव अपना जीवन यापन कर रहा है। मान लीजिए एक जलीय सजीव है तो जल में उपस्थित जो खाद्य पदार्थ हैं उनको पोषण हेतु ग्रहण किया जाएगा, जल में घुली हुई O2 को श्वसन के लिए काम में लिया जाएगा। तो अपन कह सकते हैं जो एक कोशिकीय सजीव है उनमें समस्त जो प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका द्वारा संपादित की जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब बात करते हैं बहुकोशिकीय सजीवों की। बहुकोशिकीय सजीवों में क्या होगा, एक कोशिका है, एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। क्यों ऐसा होगा? यानी एक जो कोशिका है उससे बहुत सारी कोशिकाएं बन रही हैं। ऐसा किसकी वजह से हुआ? जैसे कि आप जानते होंगे ये प्रक्रिया होती है कोशिका विभाजन। यानी कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोशिका विभाजन में दो तरह का है। सामान्यतः दो तरह का माना जाता है, वैसे एक प्रकार और भी आता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन हम
बात यहाँ करने वाले हैं केवल 2 प्रकार के कोशिका विभाजनों को ही लेकर। पहला जिसको अपन कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा वाला होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो देखिए जो समसूत्री कोशिका विभाजन है उसमें लगातार कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि कोशिकाओं की संख्या लगातार दोगुनी होती चली जाती है। 1 से बनेंगे 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लगातार जो संख्या है वो दोगुनी होती चली जाती है। और समसूत्री कोशिका विभाजन ही वह कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा सजीवों में वृद्धि होती है। और ये जो विभाजन है वो न केवल जंतुओं में बल्कि पादपों में भी पाया जाता है। आप देखते हैं आपने किसी पेड़ को काट दिया है लेकिन जड़ भी उसकी है, अगर पेड़ को आपने जड़ से उखाड़ा है तो वो दोबारा पुनर्जीवित नहीं होगा। लेकिन आपने पादप के केवल तने को काट दिया या पेड़ के आपने तने को काट दिया, पादप जो शाकीय श्रेणी में है और पेड़ जो कि काष्ठीय श्रेणी में आपका आएगा, तो पादप या वृक्ष आपने किसी को भी काटा, अगर उसके तने को आपने अलग कर दिया पूर्णतया पृथक करके, तो उस स्थिति के बाद में भी जो पादप है पुनर्विकसित हो जाता है। तो जो आपका वृक्ष है वो पुनर्विकसित अपने आप को कर लेता है। उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये जो आपका कोशिका विभाजन है समसूत्री वाला, यानी समसूत्री जो कोशिका विभाजन है उससे सजीवों के शरीर में वृद्धि भी पाई जाती है। जब किसी सजीव का जन्म होता है, हम बात कर रहे हैं प्राणियों की, जन्म के समय उनका आकार काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला जाता है आकार में वृद्धि होती चली जाती है। उसका भी कारण आपका समसूत्री कोशिका विभाजन है। हमारे शरीर के किसी भाग पर घाव हो गया, चोट लग गई, घाव हो गया मान लीजिए, वो घाव कुछ दिनों के बाद भर जाता है। आप कहेंगे सर हम तो दवाई लगाते हैं, डॉक्टर ने इलाज किया है। बिल्कुल नहीं, हमने जो मेडिसिन वहाँ लगाई है वो मेडिसिन तो घाव को संक्रमण से बचा रही है, क्योंकि अपन जानते हैं वायु में बहुत सारे संक्रामक जीव पाए जाते हैं। वो जीव घाव पर अगर आक्रमण करेंगे तो घाव में संक्रमण हो सकता है जिससे मवाद वहाँ पड़ सकती है। तो जो मेडिसिन काम में ली जा रही है, औषधि जो लगाई जा रही है घाव पर, वो तो उस घाव को संक्रमण से बचाने के लिए लगाई जा रही है। वास्तव में घाव का बढ़ना कोशिका विभाजन, और वो भी कौन सा वाला, समसूत्री कोशिका विभाजन पर निर्भर करता है। तो बहुकोशिकीय सजीवों में कोशिका, कोशिका से बनेंगे उत्तक, उत्तक से बनेंगे अंग, अंग से बनेंगे तंत्र, तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बहुकोशिकीय सजीव हैं उनमें अनेकों कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो अलग अलग कार्य को करने के लिए विशिष्ट प्रकार के तंत्र भी पाए जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में मानव के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के तंत्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं। वन बाय वन एक एक तंत्र को अपन डिटेल में लेते हुए चलेंगे। नोट्स जो आपको यहाँ एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, PDF आपको उनका मिल जाएगा। आप अच्छे से उनके लिखने की कोशिश करें। जितने भी नोट्स आपको PDF में मिलेंगे आप कोशिश करें लिखने की, कोशिश कर पाएँ तो पूरा लिखें, और कोशिश नहीं भी हो तब भी आप पूरा ही लिखने की कोशिश करें। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहला जो तंत्र हमारे इस चैप्टर में आता है उसको अपन कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अपन कोशिश करेंगे चैप्टर का जो पहला ही तंत्र है उसको भी अपना थोड़ा सा विस्तार दे सकें। हालांकि आज हम पूरा जो यहाँ पे है वो चैप्टर की भूमिका के संदर्भ में ही ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। ओके, पाचन तंत्र, सबसे पहले बात करते हैं क्यों आवश्यकता है पाचन तंत्र की। पहले बात करते हैं आवश्यकता क्यों है, हम क्यों इस तंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, या क्यों किसी मानव प्राणी को, हम तो मानव के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मानव की बात कर लेते हैं, क्यों मानव को पाचन तंत्र की आवश्यकता पड़ी। तो पहले वही प्रस्तावना अपन यहाँ पे कर लेते हैं पूरी। तो देखिएगा हम बात करते हैं सजीवों की, सजीव और सजीव की दोनों श्रेणियां आप जानते हैं, पादप भी हैं जंतु भी हैं, आपके प्लांट्स भी हैं तो आपके एनिमल्स भी हैं, आपके प्लांट्स भी हैं तो आपके एनिमल्स भी हैं। यहाँ मैंने आपकी प्लांट्स लिखे हैं, आपको दिख नहीं रहा हो शायद उधर, प्लांट्स भी आपके हैं, एनिमल्स भी आपके जो है वो सजीवों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, सजीव हैं। अब बात करते हैं समस्त जो सजीव हैं उन सभी सजीवों में एक कॉमन है, क्या, और वो कॉमन है कार्य। सभी सजीव कार्य करते हैं, इवन सजीवों की प्रत्येक कोशिका भी अपने कार्य में तल्लीन रहती है, अपने कार्य को करती रहती है। तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को करने के लिए आवश्यकता होगी ऊर्जा की,
यानी यहाँ जो कार्य होगा, इस कार्य को करने के लिए आवश्यकता होगी ऊर्जा की, यानी ये जो कार्य है इसको करने के लिए आवश्यकता होगी ऊर्जा की। अब ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा सजीव को प्राप्त होगी भोजन से। ऊर्जा प्राप्त होगी भोजन से। भोजन से कैसे प्राप्त होगी? कब? जब भोजन का पाचन होगा, और पाचन होने के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण होने के बाद उस अवशोषित भोजन का स्वांगीकरण होगा। इसका मतलब इसके बाद यानी भोजन से जो ऊर्जा की प्राप्ति है उसमें कहीं न कहीं आपके पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। हम कह सकते हैं कि पाचन तंत्र वह तंत्र है जिसका योगदान सजीवों के शरीर में एवं तंत्रों को कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करने में है। अब वो चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से माने या अप्रत्यक्ष रूप से माने, पाचन तंत्र के द्वारा ही सजीवों की कोशिकाओं तक, अंगों तक, ऊतकों तक ऊर्जा पहुंचाने का एक तरह से माध्यम तैयार किया जाता है। क्योंकि पाचन जब हो जाएगा उसके बाद अवशोषण होगा, उस अवशोषित भोजन को रक्त के माध्यम से समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाकर, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, भोजन कोशिकाओं तक पहुंचेगा, उसके बाद उस भोजन का ऑक्सीकरण किया जाएगा। ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति होगी और वो ऊर्जा प्रत्येक कोशिका को उसके कार्य हेतु उपलब्ध हो पाएगी। और ऊर्जा का प्रकार आप जानते होंगे, किस रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है शरीर में। तो प्रकार जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ भी रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमें हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और उस एटीपी को ही अपन ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। तो हम चैप्टर को प्रॉपरली तो कल से शुरू करेंगे। आज हमने केवल इसकी प्रस्तावना की बात की है कि क्यों जो पाचन तंत्र है उसकी आवश्यकता एक सजीव के शरीर को होती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 के पहले तंत्र, जिसको अपन पाचन तंत्र कहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।